वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज एक नए चैप्टर में जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। ये आई हैव अ ड्रीम इस सीरीज की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कंप्लीट और साथ ही शानदार एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम ये एक स्पीच है, एक आइकॉनिक स्पीच है, एक फेमस स्पीच है, एक बहुत ही चर्चित भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में दिया गया था। अमेरिका के कैपिटल, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक जगह है लिंकन मेमोरियल। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक स्मारक है और उसी स्मारक के सामने, उसी स्मारक की सीढ़ियों पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये स्पीच दिया गया था। आप यहाँ पर पिक्चर में व्यू देख सकते हैं। ऊपर वाले पिक्चर में लिंकन मेमोरियल का बाहर से व्यू है और नीचे वाले पिक्चर में देख सकते हैं ये अब्राहम लिंकन की मूर्ति है। अब्राहम लिंकन का एक स्टैच्यू है। तो यहीं पर 28 अगस्त 1963 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये शानदार सा स्पीच दिया गया था। लेकिन इस स्पीच को देने का उद्देश्य क्या था, ये भाषण देने का उद्देश्य क्या था, क्या वजह थी, सारी चीज़ों को जानेंगे हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। लेकिन एक्सप्लेनेशन जानने से पहले हमें कुछ बातों को अच्छी तरह से समझ लेना होगा। जैसे सबसे पहली बात है वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। वाइट पीपल ये अमेरिका के गोरे लोग, अमेरिका के गोरे लोगों को वाइट पीपल कहा गया है और ब्लैक पीपल ये अफ्रीका के, मूल रूप से ये अफ्रीका के लोग हैं। जब अमेरिका अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हुआ करता था उस वक्त अंग्रेज़ अफ्रीका से काले लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर लाते थे और यहाँ पर अमेरिका में उन्हें बेच देते थे। यानी कि आप ग़ुलाम इनको कहें, ग़ुलामों की खरीद बिक्री होती थी। और जब अमेरिका आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों से जब आज़ाद हुआ तो गोरे लोगों को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन काले लोग जो अफ्रीका के थे वो फिर भी आज़ाद नहीं हो सके। पहले वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब वे अमेरिकियों के ग़ुलाम हो गए। उन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते थे, दिन रात उनसे काम करवाया जाता था, जिससे कई सारे लोग तो यूं ही भूख प्यास से तड़प कर मर जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग बचे रहे और उस वक्त लाखों की संख्या में ग़ुलामों को अफ्रीका से ज़बरदस्ती उठाकर लाया गया था और उन्हें यहाँ पर बेच दिया जाता था। तो वक्त बीतने के साथ वे अमेरिका में ही रहे और उन पर जो जुल्म होता था, अन्याय होता था, उस अन्याय के ख़िलाफ़ वे आवाज़ भी उठाते थे। लेकिन जितना ही वे अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे उन पर उतना जुल्म और भी बढ़ता चला जाता था। बल्कि आज़ादी के बाद तो अमेरिका में कई सारे ऐसे कानून बने जो इस दास प्रथा को सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे। जुल्म और भी बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली अंततः इस जुल्म को समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये स्पीच दिया गया था। लेकिन और भी, इसके पहले और भी कुछ बातें समझते हैं। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? नस्लीय भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन को पहले समझिए। जब किसी व्यक्ति या उसके समुदाय से उसके रंग, भाषा, जाति या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाता है, उससे घृणा की जाती है, उससे नफ़रत किया जाता है या उसको उसके अधिकारों से, नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। भाषा के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, रंग के आधार पर भी हो सकता है, गोरे काले के। जैसे कि कोई स्कूल में मान लीजिए अगर कोई काला है तो अक्सर स्कूल में उसे लोग कालू कालू कहकर चिढ़ाते रहते हैं। तो ये चिढ़ाना भी एक तरह से मजाक उड़ाना ही है और इसको भी भेदभाव ही कहते हैं, क्योंकि भेदभाव में किसी को अपने से नीच समझा जाता है, अपने से निचले दर्जे का समझा जाता है, अपने से निम्न स्तर का समझा जाता है।
तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? नस्ल के आधार पर। और नस्ल यहाँ पर क्या है? जैसे कि आप इंडियन को एक अलग नस्ल कह सकते हैं, अमेरिकन अलग नस्ल है, अफ्रीका के लोग अलग नस्ल हैं। अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीका के वे काले लोग जो अमेरिका में रह रहे थे, जो गुलाम थे, वो अफ्रीकन अमेरिकन नस्ल के हैं, उन्हीं को निग्रो भी कहा गया है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि नस्ल के आधार पर अगर भेदभाव हो। अमेरिका में उस वक्त उन काले लोगों से, उन निग्रो लोगों से बहुत ही अधिक भेदभाव था। और अगली बात है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है टू कीप सेपरेट, दैट मीन्स कि अलग अलग रखना। जैसे कि आप अनाज के दानों में से कंकड़ पत्थर को छांट कर बाहर निकाल लेते हैं, तो इसे भी कहते हैं सेग्रीगेट करना, दैट मीन्स कि अलग अलग करना। और ये अलग अलग करना, ये सेग्रीगेशन भी अमेरिका में था। उस वक्त काले और गोरे लोगों के बीच सेग्रीगेशन भी था। जैसे कि अमेरिका में काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग स्कूल हुआ करता था। जो जिस स्कूल में गोरे लोग पढ़ते थे वहाँ पर काले लोग नहीं पढ़ सकते थे। उनके लिए चर्च, रेस्टोरेंट, सभी चीज़ें, स्विमिंग पूल, सब चीज़ें अलग अलग हुआ करती थी। और इतना ही नहीं बल्कि बसों में भी बैठने के लिए अलग अलग सीट हुआ करती थी। गोरे लोगों की सीट पर काले लोग नहीं बैठ सकते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे भेदभाव थे, बहुत सारी चीज़ें, नियम कानून अलग अलग थे। और इन्हीं सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त आप देख सकते हैं 1963 को ये एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जो आज भी बहुत ही चर्चित है। और इस स्पीच के माध्यम से, ये स्पीच देने के बाद पूरी दुनिया का ध्यान इन पर आकर्षित हुआ। और साथ ही साथ इसी स्पीच ने उनको अमेरिका के इतिहास में एक महान वक्ता बना दिया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में महान वक्ताओं में से एक बना दिया। इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस, टेनेसी में। और मृत्यु से सही ज़्यादा कहना होगा कि इनकी हत्या हुई थी, एसेसिनेट कर दिया गया था, इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को। अब बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, सरल शब्दों में आप कहें पादरी, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, अपने करियर के शुरुआती दिनों में वे एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, यानी कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। और वे नागरिक अधिकार कार्यकर्ता है तो कुछ ना कुछ काम भी तो उन्होंने किया ही होगा। आइए देखते हैं कौन कौन सा काम किया। लेड द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट, ये मॉन्टगोमरी बस बायकॉट ये भी एक अमेरिका के इतिहास में बहुत ही एक चर्चित घटना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बस में भी बैठने के लिए काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव होता था। अमेरिका में जो बस चलते थे उन बसों में आगे की सीट गोरे लोगों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, उन पर काले लोग नहीं बैठ सकते थे, भले ही वो सीट खाली ही क्यों ना रहे। साथ ही अगर आगे की तरफ लोग, काले लोग अगर खड़े हैं तो बस स्टॉप आने पर उनको उतरना पड़ता था ताकि गोरे लोग आराम से जाकर बैठ सकें, और इसके बाद ही फिर काले लोग चढ़ते थे। तो ये जो भेदभाव थे, इन्हीं भेदभाव को, ये जो पृथक्करण था, सेग्रीगेशन था, इन्हीं सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए काले लोगों ने बस का ही बायकॉट कर दिया, बस का ही बहिष्कार कर दिया। इन्होंने कहा जो अब हम बस पे चढ़ेंगे ही नहीं। और ज़्यादातर उन बसों में सफ़र करने वाले काले लोग ही थे। जब काले लोगों ने बस का बायकॉट कर दिया, जिस कंपनी की बस चलती थी अब वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई, वो कंपनी पूरे ही लॉस में जाने लगी। तब आखिरकार ये फैसला लिया गया कि अब इस सेग्रीगेशन को, ये जो गोरे लोगों के लिए अलग सीट, काले लोगों के लिए अलग सीट, ये जो प्रथा थी, अब इन सब चीज़ों को हटाकर एक समान कर दिया जाए, जो जहाँ चाहे बैठ सकता है। और दूसरा है हेल्प टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ये सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ये
अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक के हितों के लिए ये बनाया गया था और इसके शुरुआत में इसके प्रेसिडेंट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही बने थे। आगे, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ये गांधी जी से बहुत ही अधिक प्रभावित थे और इसी कारण से इन्होंने जो भी काम किया था, जितने भी इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, जो भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, सब बिल्कुल गांधीगिरी के साथ, पूरी तरह से गांधी जी के स्टाइल में। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। और इनकी जो फिलॉसफी थी, जो इनका सिद्धांत था, वो अहिंसा के सिद्धांत था। जैसे गांधी जी के पास था अहिंसा का सिद्धांत, वैसे ही इन्होंने भी अहिंसा का रास्ता अपनाया और इस अहिंसा के रास्ते ने उनको पूरी दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाया। आगे देखिए, रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1964, और 1964 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज मिला था। वजह तो सेग्रीगेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए जो उनके प्रयास थे, उन प्रयासों के लिए ही उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सेग्रीगेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इन दो चीज़ों को समाप्त करने के लिए जो उनके प्रयास थे, उन्हीं प्रयासों के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और आगे है इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम लोग समरी के साथ देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं और अब डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आइए अब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। 5 score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. 5 score years ago, स्कोर ये नंबर को बताता है। जैसे डजन 12 नंबर को बताता है, वैसे ही स्कोर ये 20 नंबर को बताता है, 20 की संख्या को बताता है। 5 स्कोर यानी कि 100 साल पहले, 5 स्कोर ईयर्स अगो, 100 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो, जिनके प्रतीकात्मक छाया में, यहाँ पर बात हो रही है अब्राहम लिंकन की, जिनके सामने, जिनके मेमोरियल के सामने वो खड़े होकर ये भाषण दे रहे हैं। अ ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिम्बॉलिक शैडो, जिनके प्रतीकात्मक छाया में, वी स्टैंड, हम खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ये मुक्ति की घोषणा पत्र। जब निग्रो ने, जब अफ्रीकी अमेरिकी काले लोगों ने जब विद्रोह किया, उन पर जो जुल्म हो रहे थे, उस जुल्म को समाप्त करने के लिए जब विद्रोह किया, तो आखिरकार जाकर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक मुक्ति की घोषणा पत्र पे साइन किया। वैसे अब्राहम लिंकन इस दास प्रथा के सख्त खिलाफ थे, वे इसकी आलोचना करते थे और वे भी चाहते थे कि काले लोगों को, निग्रो को इस गुलामी से, इस दास प्रथा की गुलामी से मुक्ति मिल जाए। और उनके ही शासनकाल में इन निग्रो लोगों को आज़ादी भी मिली, मुक्ति भी मिली। उन्होंने ही एक मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिससे निग्रो को मुक्ति मिल सकती थी, आज़ादी मिल सकती थी। तो 5 स्कोर ईयर्स अगो, 100 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो, जिनके प्रतीकात्मक छाया में, वी स्टैंड, हम खड़े हैं, साइंड, हस्ताक्षर किया, द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति की घोषणा पत्र पे। दिस मोमेंटस डिक्री, मोमेंटस डिक्री मतलब होगा आवश्यक घोषणा, मोमेंटस आवश्यक या महत्वपूर्ण, और डिक्री मतलब होगा घोषणा। ये महत्वपूर्ण घोषणा केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट। बीकन लाइट समझिए, हम कहते हैं उम्मीद की एक किरण, लेकिन ये जो मुक्ति की घोषणा पत्र उनके लिए बनी, ये निग्रो के लिए एक उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि उम्मीद का एक बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ के तौर पर। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं, बड़े बड़े खंभे पर लाइट जले होते हैं और बहुत अधिक लाइट होती है। तो हम कहते हैं उम्मीद की एक किरण, लेकिन निग्रो लोगों के लिए उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि एक उम्मीद का बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ, एक आकाश दीप बनकर ये आया। दिस मोमेंटस डिक्री, ये महत्वपूर्ण घोषणा पत्र, केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप,
उम्मीद की एक बहुत बड़ी प्रकाश स्तंभ, उम्मीद का एक आकाश दीप बनकर आया टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, लाखों निग्रो गुलामों के लिए, हु हैड बीन सीयर्ड मतलब झुलसे हुए थे, हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स, ज्वाला में, ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, तिरस्कारपूर्ण, विदरिंग तिरस्कारपूर्ण, इनजस्टिस अन्याय। उन लाखों निग्रो लोगों के लिए जो तिरस्कारपूर्ण अन्याय की ज्वाला में, फ्लेम में झुलसे हुए थे, उन सब के लिए ये आवश्यक घोषणा पत्र, ये महत्वपूर्ण घोषणा पत्र एक प्रकाश स्तंभ के तौर पर आया, बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आया कि अब हमें मुक्ति मिल जाएगी, अब हमें आज़ादी मिल जाएगी। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. It came, ये आया, as a joyous daybreak, एक आनंददायक daybreak, सवेरा के तौर पर, to end the long night of captivity. Captivity मतलब होता है गुलामी, गुलामी की लंबी रात को समाप्त करके ये एक खुशहाल, एक आनंदमयी सवेरे के तौर पर आया। ये जो मुक्ति की घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुआ, जिससे निग्रो लोगों को ये उम्मीद हुई कि अब हम आज़ाद हैं, अब हमें इस जुल्म से मुक्ति मिल गई, ये मुक्ति की घोषणा पत्र ये उनके लिए गुलामी की लंबी रात को समाप्त करने के बाद एक खुशहाल सवेरे के तौर पर आया। बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, ट्रेजिक मतलब दर्दनाक, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। लेकिन 100 साल बाद भी, बट 100 years later, 100 साल बाद भी, वी मस्ट फेस, हमें इस बात को स्वीकार करना होगा, सामना करना होगा, द ट्रेजिक फैक्ट, इस दर्दनाक सच्चाई को, इस दुखद सच्चाई को, दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि निग्रो आज भी आज़ाद नहीं है। इस मुक्ति की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए 100 साल हो गए जब निग्रो को मुक्ति दी गई। इस घोषणा पत्र पर, निग्रो को आज़ादी देने की घोषणा पत्र पर साइन किए हुए 100 साल हो गए, और जिसने साइन किया हुआ था उन्हीं की प्रतीकात्मक छाया में आज हम खड़े भी हैं, हम ये भाषण दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ऐसा मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं। लेकिन 100 साल हो जाने के बावजूद आज भी हमें इस दुखद सच्चाई का सामना करना ही होगा कि निग्रो आज भी आज़ाद नहीं है। 100 years later, 100 साल बाद भी, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 100 साल बाद भी द लाइफ ऑफ द निग्रो, निग्रो का जीवन, इज स्टिल, अभी तक, सैडली क्रिपल्ड, बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। मैनिकल्स मतलब होगा हथकड़ी जो हाथ में पहनाए जाते हैं। मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन आपको पहले ही मैं समझा चुका हूँ कि चीज़ों को अलग अलग कर देना, काले लोगों के लिए अलग व्यवस्था, गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था। तो ये जो पृथककरण, ये जो सेग्रीगेशन था, इन सेग्रीगेशन की हथकड़ी से, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की जंजीरों से, 100 साल बाद भी निग्रो का जीवन आज भी सेग्रीगेशन की हथकड़ियों से और भेदभाव की जंजीरों से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, 100 साल बाद भी, the Negro lives on a lonely island. lonely मतलब होगा निर्जन या सुनसान, उजड़ी हुई, आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, इन द मिड्स ऑफ अ वास्ट ओशन, एक बीच में, इन द मिड्स, बीच में, ऑफ अ वास्ट ओशन, एक विशाल समुद्र के बीच में, ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। मटेरियल प्रोस्पेरिटी यानी कि सुख सुविधा के साधनों से जो संपन्न है, परिपूर्ण है। यहाँ पर अमेरिका को वास्ट ओशन बताया गया है।
जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से, जो धन संपदा से पूरी तरह से परिपूर्ण है। और इस वास्ट ओशन के बीच निग्रो आज भी एक छोटे से टापू पर रह रहे हैं, गरीबी की टापू पर। यहाँ पर वो जो टापू बताया जा रहा है, लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, ये गरीबी की एक टापू पर यहाँ पर जो है ना तुलना करके बताया जा रहा है। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर यहाँ पर अमेरिका की तुलना कर रहे हैं एक विशाल समुद्र से जो धन संपदा से भरा हुआ है, और निग्रो का जो जीवन है उस निग्रो के जीवन को बता रहे हैं कि वो एक गरीबी के आइलैंड पर जी रहे हैं, उसी समुद्र के बीच में। और आइलैंड क्या होते हैं? समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू जो ज़मीन का उठा हुआ हिस्सा होता है जिस पर लोग रह सकें। जैसे श्रीलंका आप एग्जाम्पल पे ले सकते हैं, श्रीलंका वो एक आइलैंड है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि अमेरिका जो पूरी तरह से समृद्ध है, जो पूरी तरह से समृद्ध एक समुद्र के रूप में है, समुद्र की तरह है, उसी वास्ट ओशन के बीच निग्रो एक गरीबी के टापू पर रह रहे हैं। आगे बात करते हैं। 100 years लेटर, 100 साल बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एंड एक्साइल इन हिज ऑन लैंड। 100 years लेटर, 100 साल बाद भी द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग मतलब दीन काटना। द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, निग्रो अपना दीन काट रहे हैं। इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकी सोसाइटी के, अमेरिकी समाज के किसी कॉर्नर पर, किसी कोने में, किसी हिस्से में। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल। एक्साइल मतलब होता है वैसे लोग जिनको देश से बाहर कर दिया गया हो। तो बताया जा रहा है कि 100 साल बाद भी निग्रो अमेरिकी सोसाइटी के किसी हिस्से में रह रहे हैं, दिन काट रहे हैं, रह नहीं रहे हैं बल्कि किसी तरह वो दिन काट रहे हैं, और अपने ही देश में एक प्रवासी की भांति रह रहे हैं। वैसे व्यक्ति जिनको देश से निकाल दिया गया हो और जो कहीं दूसरे देश में जाकर एक प्रवासी की तरह रह रहे हो। जैसे अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम जो भारत में आकर रह रहे हैं, उनको अपने देश से भगा दिया गया है और वे यहाँ आकर रह रहे हैं। तो उनको यहाँ के किसी भी अधिकार यहाँ के नहीं मिल रहे हैं। जो भी भारतीय नागरिकों के लिए जो अधिकार हैं वे उन अधिकारों से वंचित हैं। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 साल के बाद भी अमेरिकी सोसाइटी के, अमेरिकी समाज के किसी हिस्से में निग्रो रह रहे हैं और वो अपने ही देश में एक प्रवासी की भांति जीवन काट रहे हैं। जीवन बिता नहीं रहे, वो जीवन काट रहे हैं। So we have come here today to dramatize an appalling condition. So we have come here today. इसलिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं to dramatize. Dramatize मतलब नाटकीय रूपांतरण करना, और यहाँ पर ये नाटकीय रूपांतरण नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों को बता रहे हैं। तो ड्रामेटाइज का मीनिंग ले सकते हैं यहाँ पर टू टेल, बताना। वैसे टेल मीनिंग बताना होता नहीं है, ड्रामेटाइज का मतलब नाटकीय रूपांतरण करना ही होता है। लेकिन यहाँ पर वो भाषण के माध्यम से बताना चाह रहे हैं लोगों को कि निग्रो पर क्या जुल्म हुए हैं, उन्हीं कंडीशन को, जो उनकी दयनीय स्थिति है, अपेलिंग कंडीशन, दयनीय स्थिति, निग्रो की जो दयनीय स्थिति है, उसी दयनीय स्थिति को लोगों को बताने के लिए वो यहाँ पर आ जाए हुए हैं। सो वी हैव कम हियर टुडे, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, एक दयनीय स्थिति को, उस दयनीय स्थिति को लोगों को बताने के लिए, लोगों को एहसास कराने के लिए कि निग्रो पर कितने जुल्म हो रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, किस तरह वो अपना जीवन काट रहे हैं। आगे, इट इज़ ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड। इट इज़ ऑब्वियस टुडे, आज ये बात स्पष्ट है, दैट कि अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड, डिफॉल्ट मतलब होगा चूक जाना, किसी बात को कहकर उससे मुकर जाना। ऑन दिस प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट मतलब होगा वचन पत्र पर, उस वचन पत्र पर, जो वचन पत्र वो मुक्ति की घोषणा पत्र जिस पर अब्राहम लिंकन ने साइन किया था, जिससे निग्रो को आज़ादी मिलती थी, उस आज़ादी की घोषणा पत्र में जो वचन थे कि अब निग्रो आज़ाद है, उस वचन पर अमेरिका नहीं रहा। अमेरिका उस वचन पत्र की लिखी हुई बातों को निभाने से चूक रहा है। insofar as our citizens of color are concerned,
जहाँ तक बात हो, इन सो फार एज, जहाँ तक बात है, हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, रंग के आधार पर जहाँ तक उसके नागरिकों की बात है, तो उस वचन पत्र पर अमेरिका आज भी चूक रहा है। यानी कि गोरे लोगों को तो आज़ादी है ही, अब बच्चे एक काले लोग जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो उन काले लोगों के लिए जो वचन पत्र था जिसमें निगरों को आज़ादी मिलनी थी, उस वचन पत्र पर अमेरिका चूक रहा है। अमेरिका ने वो वचन जो दिया था उस वचन को वो पूरा नहीं कर रहा है। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, which has come back marked insufficient funds. यहाँ पर एक बैंक के चेक की तरह एग्जाम्पल लेते हुए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर बता रहे हैं, जैसे हम बैंक में चेक देते हैं तो चेक पर जितनी भी राशि हम लिख कर देते हैं, जितना भी अमाउंट लिख कर देते हैं, बैंक वो चेक कर लेता है कि हाँ भाई इसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, और पैसे अगर हैं तो इसके बाद वो बैंक हमें उतने पैसे दे देता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बता रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, ये जो पवित्र ऑब्लिगेशन दायित्व, ये जो पवित्र दायित्व था, इसको सम्मान करने के बजाय, यानी कि निगरों को आज़ादी मिल रही है, निगरों को आज़ादी का जो वचन था उस वचन को सम्मान करने के बजाय, उस वचन को पूरा करने के बजाय अमेरिका हैज़ गिवन द निगरो पीपल अ बैड चेक। बैड चेक आप कह सकते हैं एक फेक चेक। फेक चेक यानी कि आपने किसी को चेक बना कर दिया, आपने किसी को 10 लाख का चेक बना कर दे दिया और आपके अकाउंट में 10 लाख है ही नहीं, तो इसको फेक चेक ही कहेंगे। तो अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक, अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक फेक चेक दे दिया है, विच हैज़ कम बैक, जो वापस लौट कर आ गया, मार्क्ड, और उस पर लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फंड्स, अपर्याप्त राशि, यानी कि बैंक में उतने पैसे है ही नहीं। बैंक का एग्जाम्पल लेकर ही यहाँ पर अब वो अपनी स्थिति को समझा रहे हैं। आगे की बात समझते हैं फिर क्लियर होगा। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव, लेकिन हम ये मानने से मना करते हैं, इनकार करते हैं, दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्ट, हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक खाली हो गया है। बट वी रिफ्यूज़, लेकिन हम इनकार करते हैं, टू बिलीव, मानने से, दैट, कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्ट, न्याय का बैंक खाली हो गया है। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव, हम ये मानने से इनकार करते हैं, दैट, कि देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स, कि अपर्याप्त राशि हैं, इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, वॉल्स मतलब होता है खजाना, ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर के खजाने में, राष्ट्र के पास जो अवसर है, विकास करने का जो अवसर है, इस अवसर के इस विशाल खजाने में अपर्याप्त राशि है, हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं। यानी कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका अगर विकास करना है, अमेरिका को अगर प्रगति करना है, तो अमेरिका के सारे लोगों को प्रोग्रेस करना होगा, उसे भेदभाव मिटाकर सबको साथ लेकर बढ़ना होगा। और अमेरिका कर क्या रहा है, वो काले लोगों के साथ वो न्याय कर ही नहीं रहा है, बल्कि काले लोगों को तो उसने गुलाम बना कर रखा है। तो ऐसे में कि काले लोगों के लिए कोई अवसर नहीं है, काले लोगों को समान काम नहीं दिया जा सकता है, हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं। So we have come to cash this check, और इसलिए हम इस चेक बजाना आप समझते हैं, चेक दिए और चेक देने के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं उसी को कहते हैं चेक को कैश करना। So we have come to cash this check, और इसलिए हम इस चेक को कैश करवाने के लिए आए हैं। A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. A check, एक ऐसा चेक, दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड, जो हमें मांगे जाने पर देगा, द रिचेज ऑफ फ्रीडम, रिचेज मतलब होता है धन, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का धन, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस,
जस्टिस मतलब होगा न्याय और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। एक ऐसा चेक जिसको अगर हम कैश करवा लेते हैं तो उस चेक से हमें स्वतंत्रता का धन मिलेगा, धन के रूप में हमें स्वतंत्रता मिलेगी और साथ ही साथ न्याय की सुरक्षा भी मिलेगी। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट। हॉलोड स्पॉट मतलब होता है पवित्र स्थान पर। टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को याद दिलाने के लिए द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, वर्तमान समय की जो मांग है, वर्तमान समय की जो ज़रूरत है, वो उसी स्थान पर खड़े हुए हैं, वो उसी हॉलोड स्पॉट पर पवित्र स्थान पर खड़े हुए हैं। तो ये पवित्र स्थान यहाँ पर बोला गया है कि अब्राहम लिंकन ने मुक्ति की घोषणा पत्र पे साइन किया था और अब्राहम लिंकन के मेमोरियल के सामने ही वो खड़े हैं। तो वो बता रहे हैं कि हम इस पवित्र स्थान पर खड़े हुए हैं और अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि देखो देखो लिंकन महाराज ने, लिंकन साहब ने जो हमें मुक्ति दिया था, अब उसको याद करो और हमें मुक्ति दो, क्योंकि ये इस देश के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. सबसे पहले तो समझिए ग्रेजुअलिज्म ये क्या है। ग्रेजुअलिज्म मतलब है कि विकास होगा धीरे धीरे, स्थितियाँ सुधरेगी धीरे धीरे, अचानक से नहीं, एकाएक नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी, इस बात को मानना, ऐसा फेथ रखना, ऐसा विश्वास करना, इसी को कहते हैं ग्रेजुअलिज्म। दिस इज़ नो टाइम, वक्त नहीं है, टू इंगेज, व्यस्त होने का, इन द लग्जरी, आराम में, ऑफ कूलिंग ऑफ, यानी कि कूल ऑफ मतलब होगा शांत रहना, शांत रहकर हम आराम करें, बैठे बैठे आराम करें, शांत रहकर हम आराम में पड़े रहें, ऐसा करने का वक्त नहीं है। और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग, ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग मतलब होगा शांत करने वाली दवा, ऑफ ग्रेजुअलिज्म, यानी कि ग्रेजुअलिज्म कि स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे सब चीज़ सही होगा, धीरे धीरे विकास होगा, अचानक से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस बात का ग्रेजुअलिज्म का भी, ग्रेजुअलिज्म की दवाई देकर हमें शांत कर दिया जाए कि चिंता मत करो, निगरो, ठीक हो जाएगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हम ये भी नहीं ले सकता, हम ये विश्वास भी, हम ये उम्मीद बात मानकर हम नहीं ले सकते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। जो भी चाहिए हमें तुरंत चाहिए, इस वक्त चाहिए, हमें अब और इंतज़ार नहीं करना है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि दिस इज़ नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। ना तो हमें ग्रेजुअलिज्म का ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग लेना है, ना ही शांत करने वाली दवा लेना है, और ना ही आराम में पड़े रहने का समय है, ना ही हम शांत बैठकर आराम करें, इस बात का भी वक्त नहीं है। Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time, वक्त आ गया है, to rise, ऊपर उठने का, from the dark and desolate valley, अंधेरी and डिसोलेट वैली और उजड़ी हुई घाटी से, ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन की अंधेरी और उजड़ी हुई घाटी से ऊपर उठकर, टू द सनलिट पथ, रोशन रास्ते पर, प्रकाशमान रास्ते पर, ऑफ रेशियल जस्टिस, नस्लीय न्याय, यानी कि हर किसी को, चाहे किसी भी नस्ल का हो, वो अफ्रीकी हो चाहे अमेरिकी हो, जिस भी नस्ल का हो, सबको न्याय मिले। अब इस पर चलने का वक्त आ गया, ये वक्त आ गया है कि अब नाउ इज़ द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलिट पथ ऑफ रेशियल जस्टिस। सेग्रीगेशन के डार्क, अंधेरी और उजड़ी हुई घाटी से निकलकर सूर्य के द्वारा प्रकाशित रास्ते पर चलने का वक्त आ गया है। Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Quicksands मतलब होता है दलदल, बालू का दलदल, of racial injustice, नस्लीय अन्याय, टू द सॉलिड रॉक, ठोस चट्टान, और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। नाउ इज़ द टाइम, वक्त आ गया है, टू लिफ्ट आवर नेशन, अपने देश को ऊपर उठाने का वक्त आ गया, फ्रॉम द क्विकसेंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस। यहाँ पर नस्लीय अन्याय जो है, रेशियल जस्टिस यानी कि नस्ल के आधार पर जो अन्याय होता था,
उसको इन्होंने एक दलदल के समान कहा है, एक क्विक सैंड का है, दलदल का है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब अपने देश को नस्लीय अन्याय के दलदल से निकालकर भाईचारे की ठोस चट्टान पर खड़ा करना है। वो वक्त आ गया है जब हम दलदल से निकलकर जो कुछ भी हमारे समाज में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को छोड़कर अब हम अच्छे रास्ते पर चले। अब इस बात का वक्त आ गया है। Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice। रेशियल इंजस्टिस के दलदल से बाहर निकलकर अब भाईचारे की ठोस चट्टान पर खड़ा करने का, अपने देश को खड़ा करने का वक्त आ गया है। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro। It would be fatal for the nation। देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। To overlook, नज़रअंदाज कर देना। The urgency यानी कि necessity, आवश्यकता, वक्त की, of the moment, इस वक्त की। ये वक्त, ये समय हमसे जो मांग कर रहा है, जो हमसे डिमांड कर रहा है कि अब निग्रो लोगों को आज़ाद कर दिया जाए, तो इस बात को नज़रअंदाज करना देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। एंड टू अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, और निग्रो लोगों ने जो संकल्प कर लिया है, जो डिटरमाइन कर लिया है, डिटर्मिनेशन मतलब होता है संकल्प। निग्रो लोगों ने जो आज़ादी का संकल्प ले लिया है, इस संकल्प को और वक्त की मांग को, इस दोनों को नज़रअंदाज करना देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट, लेजिटिमेट मतलब होगा लीगल यानी कि वैध। दिस स्वेल्टरिंग समर, ये तपती हुई गर्मी, ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट, निग्रो में जो वैध, जो सच में असंतोष है, डिसकंटेंट मतलब असंतोष, निग्रो में जो असंतोष है, उस असंतोष की तपती हुई गर्मी। अब लेजिटिमेट डिसकंटेंट यानी कि असंतोष को यहाँ पर तुलना करके बताया गया है स्वेल्टरिंग समर के साथ कि तपती हुई गर्मी विल नॉट पास, समाप्त नहीं होगी, अनटिल देयर इज़ एन इनविगोरेटिंग ऑचम। इनविगोरेटिंग मतलब हुआ स्फूर्तिदायक, वो कोई चीज़ जो हमें एनर्जी दे, जो हमें ऊर्जा दे। तो इनविगोरेटिंग ऑचम, शरद ऋतु ऑफ फ्रीडम, आज़ादी एंड इक्वलिटी, समानता। निग्रो लोगों में जो असंतोष का तपती गर्मी है, जिस असंतोष की तपती गर्मी में निग्रो लोग जल रहे हैं, वो तब तक शांत नहीं हो जाता है, तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि उनको फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता और इक्वलिटी, समानता, समान अधिकार, सब कोई एक जैसा है, सभी नागरिक एक समान हैं और सबको एक जैसे अधिकार दिए जाते हैं। जब वो समानता, इक्वलिटी और फ्रीडम का अधिकार नहीं मिल जाता है, जब तक फ्रीडम और इक्वलिटी का एक स्फूर्तिदायक शरद ऋतु नहीं आ जाती है, तब तक निग्रो लोगों में जो लेजिटिमेट डिसकंटेंट है, असंतोष है, वो संतोष की तपती हुई गर्मी, स्वेल्टरिंग समर, वो शांत नहीं होने वाली है। 1963 इज़ नॉट एन एंड। 1963 में वो ये स्पीच दे रहे थे 28 अगस्त को 1963 में, तो वही बता रहे हैं कि 1963 इज़ नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग। ये 1963 1963 ये जो भी स्पीच दे रहे हैं लोग, जो हम लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं आज़ादी के लिए, ये इसको अमेरिकी सरकार अंत ना समझे, बल्कि ये तो हमारे लिए एक शुरुआत है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will not be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual। Those who hope, वे लोग जो ये उम्मीद करते हैं that the Negro needed to blow off steam। देखिए, blow off steam इस पूरे का मतलब होता है गुस्सा उतारना, गुस्सा करना। Those who hope, जो ये उम्मीद करते हैं that the Negro needed to blow off steam, निग्रो को बस गुस्सा उतारने का ज़रूरत था, उनके मन में जो असंतोष है उस असंतोष के लेके वे गुस्सा उतारेंगे और
विल नॉट बी कंटेंट, और अब वे शांत हो जाएंगे, अब वे संतुष्ट हो जाएंगे कि निगरो लोग, उनमें जो असंतोष था उस असंतोष के प्रति वे थोड़ा गुस्सा उतारेंगे। जो समय अभी भीड़ जो इकट्ठा किए हुए जो आंदोलन कर रहे हैं उनको ये गुस्सा करना था, उन्होंने गुस्सा कर लिया और अब वे शांत हो जाएंगे। तो जो लोग ऐसा उम्मीद करते हैं विल हैव अ रूड अवेकनिंग, एक कठोर जागृति होगी। अवेकनिंग मतलब जागृति। विल हैव अ रूड अवेकनिंग, एक कठोर जागृति होगी। इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस यानी कि नेशन यानी कि राष्ट्र, ये देश हमारे साथ अगर वैसा ही बर्ताव करता है, हमेशा की तरह जैसा बर्ताव करते आया है, अगर वैसा ही बर्ताव हमारे साथ करता है तो अब निग्रो लोगों में जो जागृति होगी वो और भी कठोर जागृति होगी। यानी कि निग्रो लोग अब अपना संघर्ष जो आगे बढ़ाएंगे तो वो और भी कठोरता के साथ और भी अधिक मजबूती के साथ अपना संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, निग्रो को अपने सिटीजनशिप राइट्स से वंचित कर दिया गया, उनके नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. The whirlwinds of revolt, whirlwinds मतलब होता है चक्रवात, बवंडर, ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट मतलब होगा विद्रोह, विद्रोह के बवंडर, विद्रोह के चक्रवात या विद्रोह की आंधी विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ आवर नेशन, हमारे देश के फाउंडेशन को, हमारे देश की नींव को हिलाता रहेगा। अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज, तब तक जब तक कि न्याय का, जस्टिस का, न्याय का ब्राइट डे, खुशहाल दिन जब तक हमारे सामने नहीं आ जाता है, यानी कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलने लग जाता है, जब तक न्याय रूपी खुशहाल दिन हमारे पास नहीं आ जाता है, तब तक विद्रोह की आंधी इस देश की नींव को हिलाता रहेगा। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, बट लेकिन देयर इज़ समथिंग, लेकिन कुछ बातें हैं, दैट जो आई मस्ट से टू माई पीपल, मैं अपने लोगों को निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूँ, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। थ्रेशोल्ड मतलब होता है दहलीज, दहलीज यानी कि आप दरवाजे पर, दरवाजे के ना तो बाहर और ना ही अंदर, बिल्कुल दरवाजे की चौखट जो जिसे आप कहते हैं उसी को कहते हैं दहलीज, थ्रेशोल्ड। तो मेरे लोग, मेरे अपने लोग जो गर्म दहलीज पर खड़े हुए हैं, वो दहलीज जो हमें विच लीड्स इनटू, जो हमें ले जाएगा, जो ले जाता है इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, न्याय के महल में। बट देर इज़ समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं अपने लोगों को निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूँ। स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो उस गर्म दहलीज पर खड़े हुए हैं, विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो न्याय के महल में हमें ले जाएगा। यानी कि न्याय और अन्याय की सीमा रेखा पर खड़े हुए हैं, और इस सीमा रेखा पर खड़े हुए अपने लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ राइटफुल प्लेस, गेन मतलब होता है प्राप्त करना, और राइटफुल प्लेस मतलब होगा असली स्थान या वैध स्थान। वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डिड्स, कि हमें रॉन्गफुल डिड्स का यानी कि गलत कामों के लिए दोषी नहीं बनना है, कि हम जो भी काम करें इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, हमें अपना असली स्थान पाने की प्रक्रिया में, यानी कि निग्रो अभी भी गुलाम हैं और उनको आज़ादी चाहिए, इस आज़ादी के स्थान को पाने में वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, ये प्रण ले या ऐसा सभी लोग जान ले। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, अपना असली स्थान पाने की क्रम में, प्रक्रिया में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डिड्स, हमें गलत कामों के लिए दोषी नहीं बनना चाहिए। निश्चित तौर पर हमें दोषी गलत कामों के लिए नहीं बनना चाहिए। भाई ये गांधीगिरी है, गांधी जी किससे पूरी तरह से ये समर्पित थे, इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे,
और पूरी तरह से गांधी जी की ही बातों को फॉलो करते हैं, उन्हीं के अहिंसा के रास्ते को अपनाते हैं, और इसलिए वो अपने लोगों से कह रहे हैं देख भाई मारपीट मत करना। हम न्याय और अन्याय की सीमा रेखा पर खड़े हैं, और अगर हम यहाँ से थोड़ी भी गड़बड़ी करते हैं तो फिर हमारी लड़ाई और भी लंबी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम जो भी करें शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, और हम मारपीट नहीं करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट, लेट अस नॉट सीक, हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास नहीं करना है टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करने का, आवर थर्स्ट, अपनी प्यास को संतुष्ट करने का, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की जो हमारी प्यास है उस प्यास को बुझाने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड। बिटरनेस कड़वाहट एंड हैट्रेड घृणा, कड़वाहट और घृणा के कप से पीकर अपनी स्वतंत्रता की प्यास को हम बुझाएं, हमें ऐसा नहीं करना है। सरल शब्दों में कहें तो वो यही कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा काम मत कर देना कि लोगों के मन में हमारे प्रति एक तो अभी भी जलन है ही, और इसके अलावा और भी कड़वाहट भर जाए, वे हमसे नफरत करने लगे। ऐसा हम कोई भी काम ना करें, हम जो भी करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की अपनी प्यास को बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड, कड़वाहट और घृणा के कप से पीकर हम अपनी स्वतंत्रता की प्यास को नहीं बुझाएंगे। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल, कंडक्ट संचालन करना, स्ट्रगल संघर्ष, ऑन द हाई प्लेन उच्च स्तर पर, ऑफ डिग्निटी मान मर्यादा, गरिमा गौरव, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन। हमें हर वक्त वी मस्ट फॉर एवर, हमें हमेशा कंडक्ट संचालन करना चाहिए, आवर स्ट्रगल अपने संघर्ष का संचालन करना चाहिए, ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी मान मर्यादा के उच्च स्तर पर, एंड डिसिप्लिन अनुशासन, मान मर्यादा और अनुशासन के उच्च स्तर पर, यानी कि मर्यादा, मान मर्यादा की यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमें मारपीट पर, हिंसा पर नहीं उतरना है, साथ ही साथ डिसिप्लिन को, अनुशासन को भी बनाए रखना है। तो हमें हमेशा अपने संघर्ष को डिग्निटी मान मर्यादा और डिसिप्लिन के उच्च स्तर पर ही संचालन करना है। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। डिजेनरेट मतलब होता है कोई चीज़ बिगड़ कर खराब हो जाना। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट, हमें अपने क्रिएटिव प्रोटेस्ट को, ये जो हमारी रचनात्मक विद्रोह है, जो हमारा रचनात्मक प्रतिवाद है, प्रतिरोध है, ये हमारा फिजिकल वायलेंस में ना बदल जाए, यानी कि हिंसा में ना बदल जाए, हिंसा आगजनी दंगा फसाद में ना बदल जाए। वे यही अपने लोगों को समझा रहे हैं कि वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट, जो हमारी रचनात्मक प्रतिरोध है कि हम अपने जुल्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो अपनी ये आवाज़ उठाने के क्रम में हम लड़ाई झगड़ा पर ना उतर जाए, हम दंगा फसाद करने पर ना उतर जाए। यही वे अपने लोगों को समझा रहे हैं। Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. Again and again, बार बार, we must rise, हमें ऊपर उठना चाहिए, to the majestic heights, उस सर्वोच्च ऊंचाई पर, उस शानदार ऊंचाई पर, of meeting physical force with soul force, जहाँ पर हमारी शारीरिक शक्तियाँ हमारी अंतःकरण की शक्ति के साथ मिल जाए, हमारे मन की शक्ति के साथ मिल जाए, हमारी अंतःकरण, सोल फोर्स मतलब हुआ अंतःकरण की शक्ति या मन की शक्ति। बार बार हमें उस शानदार ऊंचाई पर उठना है जहाँ पर हमारी शारीरिक शक्तियाँ हमारे मन की शक्ति के साथ मिल जाए, लेकिन ध्यान रहे हम गलत काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ इनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल। For many of our white people, for many of our white brothers, the marvelous
आश्चर्यजनक, शानदार, न्यू मिलिटेंसी, नई आक्रामकता, विच हैज़ इनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी, जो पूरी निग्रो कम्युनिटी में, जो पूरे निग्रो समुदाय में छा गया है। पूरे निग्रो समुदाय में जो आश्चर्यजनक एक नई सी आक्रामकता छा गई है, उस आक्रामकता के चलते मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल पीपल, हमें ऐसा ना हो कि हम सभी गोरे लोगों पर, वाइट पीपल पर डिस्ट्रस्ट करें, संदेह करने लगें। निग्रो लोगों में, निग्रो कम्युनिटी में जो एक नई आक्रामकता छा गई है, उस आक्रामकता के चलते हम सभी गोरे लोगों पर संदेह करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट पीपल, क्योंकि हमारे कई सारे गोरे लोग, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, क्योंकि हमारे कई सारे गोरे भाई, एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस, जैसा कि उन्होंने एज एविडेंस्ड, जैसा उन्होंने साबित कर दिया, बाय देयर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति से, हियर टुडे, आज यहाँ पर जैसा उन्होंने अपनी उपस्थिति से साबित कर दिया, हैव कम, आए हुए हैं, टू रियलाइज, एहसास करने के लिए, दैट की देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, कि उनकी डेस्टिनी, उनका भाग्य, इज टाइड अप, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, विद आवर डेस्टिनी, हमारे भाग्य के साथ, एंड देयर फ्रीडम, और उनकी स्वतंत्रता, इज इनएक्सट्रिकेबली, आवश्यक रूप से, बाउंड, बंधी हुई है, टू आवर फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता के साथ। वी कैन नॉट टू वॉक अलोन, हम अकेले अकेले नहीं चल सकते। बात यहाँ पर हो रही है कि जब वो भाषण दे रहे थे तो उनके इस आंदोलन में, उनके इस भाषण में बहुत सारे गोरे लोग भी आए हुए थे उनके भाषण को सुनने के लिए। तो वही मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि निग्रो समुदाय में जो आक्रामकता छा गई है आज़ादी के लिए, जो आक्रामकता छा गई है आज़ादी पाने के लिए, उस आक्रामकता के चलते हम सभी गोरे लोगों पर अविश्वास करें, संदेह करने लग जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कई सारे गोरे भाई लोग, कई सारे हमारे गोरे लोग आज इस सभा में उपस्थित हैं और वो ये जानने के लिए आए हुए हैं, वो इस बात को एहसास करने के लिए आए हुए हैं कि निग्रो लोगों पर कितना जुल्म हुआ है, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं। वो ये बात, इस बात को एहसास करने के लिए आए हुए हैं कि उनका भाग्य हमारे भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है और उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से हमारी स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम अकेले अकेले नहीं चल सकते। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। एंड एज वी वॉक, और जिस तरह से हम चल रहे हैं, वी मेक द प्लेस, हम ये शपथ लेते हैं, दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। मार्च मतलब होता है चलना, बढ़ना, आगे बढ़ना, मार्च अहेड, आगे बढ़ना। जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो हम ये शपथ लेते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम वापस नहीं मुड़ सकते हैं। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, कुछ लोग हैं, वे लोग हैं जो हु आर आस्किंग, जो पूछ रहे हैं, द डिवोटीज, डिवोटीज मतलब होगा प्रशंसक या उपासक, ऑफ सिविल राइट्स, जो नागरिक अधिकारों के प्रशंसक हैं, जो नागरिक अधिकारों के समर्थक हैं, उनसे पूछ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नागरिक अधिकार के समर्थकों से पूछ रहे हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कि अरे तुम लोग संतुष्ट कब होगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज़, तब तक, जब तक कि हमारा शरीर, हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रेवल, यात्रा, फैटिग, थकान, और हैवी, भारी, कैन नॉट गेन लॉजिंग, लॉजिंग मतलब होता है रहने का स्थान, इन द मोटेल्स, मोटेल्स ये होता है हाईवे के किनारे के जो छोटे छोटे रहने के स्थान बने होते हैं, जहाँ पर मोटर वगैरह की पार्किंग के लिए, जहाँ पर गाड़ी पार्किंग के लिए जगह होती है। और मेनली मोटेल्स जो होते हैं उनके कमरे, वो डायरेक्टली पार्किंग के बाद डायरेक्टली अपने कमरे तक लोग जा सकते हैं। जैसे कि होटल्स होते हैं, यहाँ पर तो कई सारे फ्लोर्स होते हैं और कई सारे फ्लोर्स में अलग अलग पूरी तरह से वो बहुत ही भव्य होता है, बहुत ही शानदार होता है।
लेकिन मोटेल्स जो होते हैं ये हाईवे के किनारे होते हैं, रोड के किनारे होते हैं, वहाँ पर गाड़ी पार्किंग के लिए जगह होती है और गाड़ी पार्क करके लोग डायरेक्ट अपने रूम में भी जा सकते हैं। इस तरीके से उसका बनावट होता है। तो बता रहे हैं कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं एज लॉन्ग एज आवर बॉडी, तब तक जब तक कि हमारा शरीर हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रेवल, यात्रा की थकान से भारी हमारा शरीर कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज, हाईवेज के मोटल्स में एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज, और शहर के होटलों में, जब तक कि हमारा शरीर, यात्रा की थकान से भारी हमारा शरीर हाईवे के किनारे के मोटल्स में और शहर के होटल्स में रहने का स्थान नहीं पा लेता है, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We cannot be satisfied, हम संतुष्ट नहीं हो सकते as long as the Negro's basic mobility, जब तक निग्रो का एक बेसिक चलना फिरना इज फ्रॉम a smaller ghetto to a larger one, जब तक निग्रो का बेसिक मोबिलिटी, यानी कि बेसिक मोबिलिटी मतलब होता है चलना फिरना, तो निग्रो के लिए जो निग्रो लोग थे, अब वहाँ पर जब भेदभाव गए सारे थे, तो निश्चित सी बात, जाहिर सी बात है कि कोई भी वाइट पीपल, कोई भी गोरा लोग ये नहीं चाहेगा कि कोई निग्रो उनके घर में आए। जो दास हैं, जो गुलाम हैं काम करने के लिए, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो निग्रो की बस्ती है वहाँ से चलकर कोई उनके समाज में आ जाए, कोई उनके एरिया में आ जाए, ऐसा तो लोग चाहेंगे नहीं। तो ये बता रहे हैं कि जब तक निग्रो की बेसिक मोबिलिटी, उनका आना जाना एक छोटे से घिट्टो से, घिट्टो मतलब है एक छोटा सा गरीब शहर, एक छोटे से गरीब शहर से लेकर किसी बड़े शहर तक नहीं हो जाता है, छोटे से गरीब बस्ती से लेकर किसी बड़े शहर तक नहीं हो जाता है, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote. हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि मिसिसिपी में रहने वाले किसी निग्रो को वोट करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। एंड अ निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, और जब तक न्यूयॉर्क में रहने वाला निग्रो ये विश्वास करता है कि वो वोट करे, तो आखिर करे किस चीज़ पर। जब इलेक्शन का समय आता है तो सरकारें बहुत सारे वायदे करती है, बिजली, पानी, सड़क, बहुत सारी चीज़ें, विकास। तो आखिर न्यूयॉर्क में रहने वाले जो निग्रो है वो किस चीज़ पर वोट करे, जब तक उनको ये कुछ पता ही ना चले, जब तक उनको ये ना लगे कि हम वोट करें तो आखिर करें किस चीज़ के लिए, मेरे पास तो कुछ वोट करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए कभी तक कोई काम किया ही नहीं गया, हमको तो गुलाम की तरह रखा गया है। तो हम किस चीज़ को लेकर किस चीज़ को लेकर हम वोट करें कि भाई और भी गुलाम बनाना हमें। जब तक न्यूयॉर्क के निग्रो ये विश्वास करते रहेंगे कि उनके पास वोट करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पर वो वोट कर सकते हैं, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जब तक मिसिसिपी में रहने वाला निग्रो को वोट करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। No, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. No, नहीं, we are not satisfied, हम संतुष्ट नहीं हैं, and we will not be satisfied, और हम संतुष्ट नहीं होंगे until justice rolls down like water, तब तक जब तक कि न्याय पानी की तरफ बहने ना लगे, न्याय पानी की तरफ बहने ना लगे। पानी को अगर आप कहीं पर रख दें तो वो हर तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पर जा रहा है, वो हर तरफ फैल जाता है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि जब तक न्याय हर तरफ ना फैल जाए, न्याय हर किसी को ना मिलने लगे, चाहे वो निग्रो हो चाहे अमेरिका के गोरे लोग हो, हर किसी को जब तक न्याय ना मिलने लगे हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एंड राइटियसनेस और नीति परायणता, नेकी लाइक अ माइटी स्ट्रीम, और नेकी
एक मजबूत धारा के रूप में ना बहने लगे। जब तक न्याय पानी की तरह ना बहने लगे और राइटियसनेस ये एक मजबूत धारा के तौर पर ना बहने लगे, नेकी परायणता नीति आप कह सकते हैं कि सही और गलत का फ़र्क समझना। और सही और गलत का फ़र्क अगर कोई समझ सकता है तो फिर सही और गलत के फ़र्क को समझने के बाद बीच में ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि ये गलत किसने किया, गोरे ने किया कि काले ने किया। अच्छा, गोरे ने किया, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, उसने गलत किया है तो इसके लिए माफ़ है। और गोरे ने किया, कूटो इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम संतुष्ट नहीं होंगे अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन, जब तक पानी की तरह न्याय ना बहने लगे और नेकी एक मजबूत धारा की तरह ना बहने लगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि मजबूत धारा किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ती है, अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को वो बहा कर लेते चली जाती है। इसलिए बताया जा रहा है कि नेकी एक मजबूत धारा के तौर पर। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनजान नहीं हूँ। अनमाइंडफुल मतलब अनजान। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनजान नहीं हूँ। दैट कि सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, कि आप में से कई सारे लोग, सम ऑफ यू, आप में से कई सारे लोग, हैव कम हियर, यहाँ पर आए हुए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मतलब होगा बहुत अधिक परेशानी। मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आए हैं। सम ऑफ अस हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, मे बी कि सम ऑफ यू, शायद आप किताब से एक बार देख लीजिएगा। सम ऑफ अस मतलब वह हम में से कुछ लोग, मुझे लगता है सम ऑफ यू होना चाहिए। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, आप में से कुछ लोग हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, पूरी तरह से छोटे छोटे जेल की कोठरियों से निकल कर आए हुए हैं। जेल की जो छोटी छोटी कोठरी होती हैं, क्योंकि भाई जब ये लोग संघर्ष करते थे तो संघर्ष करने वाले लोगों को सीधा उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। तो बता रहे हैं कि मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, आप में से कुछ लोग ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आए हैं, और आप में से कुछ लोग तो पूरी तरह से जेल की छोटी छोटी कोठरियों से निकल कर आए हुए हैं। Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. Some of you, आप में से कुछ लोग have come from areas, उन एरियाज से आए हुए हैं, उन जगहों से आए हुए हैं, where your quest for freedom, जहाँ पर आज़ादी की आपकी तलाश ने, क्वेस्ट तलाश, खोज, where your quest for freedom, आज़ादी की आपकी तलाश ने लेफ्ट यू बैटर्ड, आपको प्रताड़ित कर दिया, बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन यानी कि अन्याय, अन्याय की आंधी से आपको प्रताड़ित किया गया। 1 मिनट प्लीज। वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ पर आज़ादी की आपकी तलाश ने लेफ्ट यू बैटर्ड, बैटर मतलब प्रताड़ित किया, क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, एंड परसिक्यूशन मतलब होगा अन्याय, अत्याचार या उत्पीड़न आप कह सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग उन एरियाज से आए हुए हैं, उन जगहों से आए हुए हैं जहाँ पर आज़ादी की आपकी तलाश ने आपको अन्याय, उत्पीड़न की आंधी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया आज़ादी की तलाश के लिए, यानी कि आपने आज़ादी का संघर्ष किया और इस वजह से आपको अन्याय की आंधी का सामना करना पड़ा, यानी कि जुल्म की आंधी, अत्याचार, उत्पीड़न की आंधी, बहुत अधिक जुल्म आपको सहना पड़ा। एंड स्टैगर्ड, स्टैगर मतलब होगा विचलित करना या लड़खड़ा देना। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी, और पुलिस की क्रूरता, ब्रूटलिटी मतलब क्रूरता, और जहाँ पर आपको पुलिस की क्रूरता ने, पुलिस की क्रूरता की हवाओं ने आपको लड़खड़ा दिया, यानी कि आप पर बहुत सारे जुल्म हुए। मैं इस बात को जान रहा हूँ, मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ
कि आपके ऊपर बहुत सारे जुल्म हुए हैं। आज़ादी के लिए जो आपने संघर्ष किया, आज़ादी के लिए जो आपकी तलाश है, उस तलाश के लिए आपको कहीं पर ढेरों जुल्म सहना पड़ा। इस आज़ादी की आपके ऊपर पहले से तो जुल्म हो ही रहे थे, लेकिन आपने आज़ादी के लिए जो प्रयास किया, इस वजह से आपके ऊपर जुल्म और भी बढ़ गए। और कहीं कहीं पर तो पुलिस की क्रूरता की आंधियों ने, पुलिस की क्रूरता की हवाओं ने आपको लड़खड़ा दिया, आपका जीवन छिन्न भिन्न कर दिया। You have been the veterans of creative suffering. You have been the veterans. आप अनुभवी रहे हैं ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। क्रिएटिव सफरिंग मतलब होगा सृजनात्मक कष्ट, यानी कि क्रिएटिव सफरिंग यानी कि सृजनात्मक कष्ट, यानी कि वो कष्ट जिससे आप कुछ सृजन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं। यू हैव बीन द वेटरन्स, आप अनुभवी रहे हैं ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, सृजनात्मक कष्ट के। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। कंटिन्यू टू वर्क, काम करते रहिए, विद द फेथ, इस विश्वास के साथ, दैट की, अनअर्न्ड, बिना कमाई हुई, जो अर्जित ना की हुई हो, सफरिंग, कष्ट, अनअर्जित कष्ट यानी कि जो कष्ट आपको मिल रहा है और जिसके आप हकदार नहीं हैं, वो कष्ट जो आपको नहीं मिलना चाहिए था, वो कष्ट आपको मिल रहा है, तो वो कष्ट जो है इज रिडेम्पटिव, वो मुक्तिप्रद है, यानी कि आपको आज़ादी देने वाली है। आपको वो कष्ट मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद अगर वो आपको कष्ट मिल रहा है तो समझ लीजिए अब कुछ अच्छा होने वाला है और अब आपको आज़ादी मिलने वाली है। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुइसियाना, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. अब जिन भी जगहों से लोग आए हुए थे, ये उन सब को वहाँ पर वापस जाने के लिए कह रहे हैं कि गो बैक टू मिसिसिपी, आप मिसिसिपी वापस जाइए, गो बैक टू अलाबामा, आप वापस अलाबामा जाइए, गो बैक टू जॉर्जिया, आप वापस जॉर्जिया जाइए, गो बैक टू लुइसियाना, आप वापस लुइसियाना जाइए, गो बैक टू द स्लम्स एंड गिट्टोज। स्लम्स एंड गिट्टोज ये झुग्गी झोपड़ी, जो बहुत ही गरीब, जो गंदी बस्ती होती हैं, गरीब साथ ही साथ बहुत ही गंदी बस्तियां होती हैं, उन्हें कहा जाता है स्लम्स। और उससे थोड़ा ऊपर गरीब तो है, लेकिन जिस हिसाब से गंदी बस्तियां पूरी तरह से होती हैं वैसी बस्ती नहीं है, गरीबों की बस्ती हैं, तो उसको गिट्टो कहा जाएगा। तो बताया जा रहा है गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज, आप वापस स्लम्स और गेटोज जाइए ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, हमारे उत्तरी शहरों के स्लम्स और गेटोज जाइए, नोइंग दैट, ये जानते हुए कि समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, कि किसी न किसी तरह ये सिचुएशन बदल सकता है और बदल कर रहेगा। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, वैली ऑफ डिस्पेयर यानी कि निराशा की घाटी में, हमें निराशा की घाटी में वैलो नहीं करना है, लड़खड़ाना नहीं है, लौटना नहीं है। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हमें निराशा की घाटी में लड़खड़ाना नहीं है। आप वापस जाइए, आप जहाँ कहीं से भी आए हुए हैं आप वापस जाइए, आप वापस मिसिसिपी जाइए, आप वापस अलाबामा जाइए, आप वापस जॉर्जिया जाइए, आप लुइसियाना जाइए, आप हमारे उत्तरी शहरों के जो स्लम्स एंड गेटोज हैं आप वहाँ जाइए, लेकिन इस बात को जान कर जाइए कि ये सिचुएशन जो है, जो आज हमें गुलामी की जंजीरों में जीना पड़ रहा है, ये सिचुएशन किसी न किसी तरह बदलेगा और हम इसको बदल कर रहेंगे। I say to you today, my friends, मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ये बता देता हूँ that in spite of the difficulties and frustration of the moment, इस वक्त जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो फ्रस्ट्रेशन हैं, उन सब के बावजूद I still have a dream, मेरे पास अभी भी एक सपना है। I say to you today, my friends, आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, दैट कि इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, इस वक्त की डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ और फ्रस्ट्रेशन, निराशा के होने के बावजूद, इस वक्त आपके पास जो कुछ भी कठिनाइयाँ हैं, इस वक्त आपके पास जो कुछ भी निराशा है, इन सब के बावजूद
आज मेरे पास एक सपना है, आज मेरा एक सपना है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। और ये जो सपना है ये गहराई के साथ, ये गहराई से अमेरिका के सपने के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ डीपली रूटेड, ये गहराई में जो जाकर जुड़ा हुआ है इन द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका के ड्रीम में। अमेरिका का जो सपना है एक विकसित राष्ट्र होने का, उस सपने में मेरा भी सपना गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. I have a dream, मेरा एक सपना है, that कि one day this nation will rise up, कि एक दिन ये राष्ट्र ऊपर उठेगा and live out the true meaning of its creed, और इसके धर्म का, जो इसका पंथ है, जो इसका धर्म है, इसके धर्म का वास्तविक मीनिंग को समझते हुए जीवन जिएगा। मुझे सपना है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा सपना है, दैट वन डे, कि एक दिन दिस नेशन विल राइज अप, कि एक दिन ये राष्ट्र ऊपर उठेगा एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और इसके जो धर्म है, इस धर्म का वास्तविक मीनिंग के साथ जीवन को जिएगा। One minute please, we would 1 minute please wait। गलत हो गया यहाँ पर कुछ, वी ओल्ड नहीं, ओल्ड की जगह पर यहाँ पर आएगा होल्ड, और डिजिट रूट्स जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, इस जगह पर आप दीज ट्रूथ्स होगा। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स, हम इस सच्चाई को, टू बी सेल्फ एविडेंट, स्वयं ही सिद्ध, सेल्फ एविडेंट मतलब स्वयं सिद्ध, हम इस सच्चाई को, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स, इन सच्चाइयों को, टू बी सेल्फ एविडेंट, स्वयं ही सिद्ध होने देते हैं, दैट कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी मैन को, सभी लोगों को एक समान बनाया गया है, कि ईश्वर ने सभी लोगों को एक समान बनाया है। वी होल्ड दीज रूट्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हम इन सच्चाइयों को स्वयं ही सिद्ध होने देते हैं, दैट कि वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, दैट हम इन सच्चाइयों को स्वयं ही सिद्ध होने देते हैं कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी लोग एक समान बनाए गए, एक समान सभी लोगों की रचना हुई है। आगे देखते हैं। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, जॉर्जिया के रेड हिल्स पर, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे कि रेड हिल कहाँ, जॉर्जिया में, द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव ऑनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। मेरा एक सपना, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट वन डे, कि एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की रेड हिल्स पर, द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, पहले के गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव ऑनर्स, और पहले के गुलामों के मालिक के बेटे, विल बी एबल, सक्षम होंगे, टू सिट डाउन टुगेदर, एक साथ बैठने में, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की टेबल पर बैठने में। यानी कि ये बता रहा है कि मेरा एक सपना है कि जॉर्जिया की रेड हिल्स पर एक दिन पहले के जो गुलाम थे उनके बेटे और गुलामों के जो मालिक थे उनके बेटे, दोनों के बेटे, गुलाम के बेटे और गुलामों के मालिक दोनों के बेटे एक साथ भाईचारे की टेबल पर बैठ सकेंगे, यानी कि सब में भाईचारा होगा। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of the freedom and justice. I have a dream, मेरा एक सपना है, that one day, एक दिन, even the state of Mississippi, एक मिसिसिपी स्टेट, अ डेजर्ट स्टेट, एक रेगिस्तानी राज्य, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो अन्याय की गर्मी से तप रहा है, एंड ऑपरेशन,
अत्याचार या उत्पीड़न, जो अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी में तप रहा है। मिसिसिपी जो कि एक रेगिस्तानी स्टेट है, जो कि रेगिस्तानी राज्य है, और जो अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी में तप रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल जाएगा इनटू एन ओएसिस, एक ओएसिस में, ओएसिस मतलब होता है रेगिस्तान के बीच कोई एक छोटा सा जगह जहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हो, जहाँ पर पानी हो, उस जगह को बोला जाता है ओएसिस। तो बताया जाता है कि यहाँ पर मिसिसिपी एक डेजर्ट स्टेट है, एक रेगिस्तानी राज्य है, और वो किस चीज़ का रेगिस्तान बना हुआ है, तो अन्याय और उत्पीड़न का जो रेगिस्तानी राज्य बना हुआ है, उस रेगिस्तानी राज्य में फ्रीडम एंड जस्टिस का एक ओएसिस होगा, स्वतंत्रता और न्याय का एक ओएसिस बनेगा। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, और डेजर्ट स्टेट, कि मिसिसिपी स्टेट जो एक रेगिस्तानी राज्य बन गया है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी में तप रहा है, वो भी एक दिन स्वतंत्रता और न्याय की ओएसिस में बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मेरा ऐसा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट माई 4 चिल्ड्रन will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream, मेरा एक सपना है, that कि my 4 children, कि मेरे 4 बच्चे will one day live in a nation, एक ऐसे देश में रहेंगे, where they will not be judged by the color of their skin, जहाँ उनको स्किन के कलर से जज नहीं किया जाएगा, but by the content of their character, बल्कि उनके कैरेक्टर से, उनके कैरेक्टर में उनके चरित्र की गुणवत्ता से उनको जज किया जाएगा, उनके पास कितनी नॉलेज है, क्या क्या चीज़ों की जानकारी है, उनका चरित्र कैसा है, मतलब वो कर क्या सकते हैं, इस एबिलिटी से उनको जाना जाएगा। मेरे 4 बच्चे, और उन चारों बच्चों को, वो चारों बच्चों, मेरे 4 बच्चे और वे चारों बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहेंगे जहाँ पर उनको उनके स्किन के रंग से नहीं बल्कि उनको उनकी नॉलेज के कारण, उनके पास जो चरित्र की गुणवत्ता है उसके कारण उनको जाना जाएगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification. I have a dream, मेरा एक सपना है, that कि one day the state of Alabama state, whose governor's lips, जिसके गवर्नर के होठ are presently dripping, वर्तमान में इस वक्त टपक रहे हैं, with the words of interposition, interposition मतलब दखल, एंड नलिफिकेशन, और नलिफिकेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को निरस्त कर देना, यानी कि अगर कोई अधिकार है भी निगरों के लिए तो उन अधिकारों से उनको वंचित कर देना, उन अधिकारों को निरस्त कर देना, हटा देना, इसी कहते हैं नलिफिकेशन। तो आज अलबामा स्टेट के गवर्नर का होठ दखल और निरस्तीकरण के शब्दों से टपक रहे, यानी कि गवर्नर के होठ से आज दखल और निरस्तीकरण, नलिफिकेशन के जो शब्द टपक रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू ए सिचुएशन, एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसी परिस्थिति में, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज, जहाँ छोटे काले लड़के एंड ब्लैक गर्ल्स, और काली लड़कियाँ, विल बी एबल, सक्षम होंगी, टू जॉइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स। बता रहे हैं कि अलबामा स्टेट जिसके गवर्नर के होठों से आज इंटरपोजिशन, दखल और नलिफिकेशन के वर्ड निकल रहे हैं, निरस्तीकरण के वर्ड निकल रहे हैं, वो स्टेट भी एक ऐसे सिचुएशन में बदल जाएगा जहाँ पर काले लड़के लड़कियाँ, जहाँ पर छोटे छोटे काले लड़के और लड़कियाँ छोटे छोटे गोरे लड़के और लड़कियों के साथ हाथ मिलाकर चल सकेंगे, एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। छोटे छोटे काले लड़के और लड़कियाँ छोटे छोटे
गोरे लड़के और लड़कियों के साथ भाई बहन की तरह हाथ मिलाकर चल सकेंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain. I have a dream, मेरा एक सपना है, that one day every valley shall be exalted, कि सभी घाटियों को भर के बराबर कर दिया जाएगा। जो भी ऊंच नीच की घाटियाँ हैं, अब यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो ये बातें कह रहे हैं कि जो कुछ भी समाज में कमियां हैं उन कमियों को दूर कर लिया जाएगा। इसी को अलग अलग तरीके से वे कह रहे हैं कि एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, कि सभी घाटियों को भर के बराबर कर दिया जाएगा। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, कि सभी हिल को, पहाड़ियों को, और माउंटेन, पर्वतों को, सभी पहाड़ों को और पहाड़ियों को मेड लो, कम कर दिया जाएगा, नीचा कर दिया जाएगा। The rough places will be made plain, खुरदरे स्थानों को प्लेन कर दिया जाएगा। And the crooked places will be made straight, और टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा कर दिया जाएगा। And the glory of the Lord shall be revealed, और ईश्वर की महिमा प्रकट होगी, रिवील होगी। एंड ऑल फ्लेश शैल सी टुगेदर, और सभी लोग इसको, फ्लेश वैसे तो होता है मांस, कच्चा मांस, लेकिन यहाँ पर मांस नहीं बल्कि हम कहेंगे सभी लोग। एंड ऑल फ्लेश शैल सी टुगेदर, और सभी लोग इसको एक साथ देखेंगे। समाज के बीच जो खाइयाँ हैं, जो ऊंच नीच हैं, जो भेदभाव है, जो सेग्रीगेशन है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और समाप्त कर देने को ही ये अलग अलग तरीके से कैसे कैसे कह रहे हैं वो देखिए। सभी घाटियों को भर दिया जाएगा, सभी ऊंचे पहाड़ों और पर्वतों को कम कर दिया जाएगा, यानी कि समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको कम कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। द रफ प्लेसेज विल बी मेड प्लेन, जो समाज में असहमति है, जो भेदभाव है, उन सब को समाप्त करके रफ प्लेसेज, जो खुरदरे स्थान हैं, उन सब को प्लेन कर दिया जाएगा। एंड द क्रूक्ड प्लेसेज विल बी मेड स्ट्रेट, और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उन सब को सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और तब ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। एंड ऑल फ्लेश शैल सी टुगेदर, और सभी लोग इसको एक साथ देखेंगे। दिस इज़ आवर होप, ये हमारा उम्मीद है। दिस इज़ आवर होप, ये हमारा उम्मीद है। दिस इज़ अ फेथ, कितनी चालाकी से यहाँ पर शब्द को बदला गया है, आवर होप और फेथ। पहली लाइन में कह रहे हैं कि मुझे इस बात की उम्मीद है, दिस इज़ आवर फेथ, ये हमारा उम्मीद है। और जस्ट दूसरी ही लाइन में कह रहे हैं दिस इज़ द फेथ, ये विश्वास है। विद विच, पहले कह रहे हैं उम्मीद और बाद में तुरंत वो कह रहे हैं विश्वास। वास्तव में एक असल वक्ता की यही पहचान होती है, जो शब्दों से इस तरीके से खेल सके, जो लोगों को इस तरीके इनकरेज कर सके कि एक बार तो जस्ट कहा होप और तुरंत ही फिर उसी होप को विश्वास कह दिया। यानी कि पहले उम्मीद थी और फिर उस उम्मीद का उन्होंने अगर विश्वास नाम लिया तो वे लोगों को कह रहे हैं कि ये बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। दिस इज़ आवर होप, ये हमारा उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ, ये वो विश्वास है। विद विच, जिसके साथ आई रिटर्न टू द साउथ, मैं साउथ की तरफ लौट रहा हूँ, यानी कि साउथ एरिया में, दक्षिणी भाग में लौट रहा हूँ। वे जिस चर्च में, ये अलाबामा, ये अमेरिका के साउथ एरिया में है, दक्षिणी हिस्से में है, और वहीं पर वो एक चर्च में पादरी थे, ये वहीं पर रहते थे। और यह बता रहे हैं कि दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, और इसी उम्मीद के साथ मैं साउथ लौट रहा हूँ। With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair. Hew out मतलब होगा चीर कर बाहर निकाल लेना। of the mountain of despair, despair निराशा, और mountain पहाड़, निराशा के पहाड़ से चीर कर बाहर निकाल लेने में हम लोग सक्षम होंगे। स्टोन ऑफ होप, उम्मीद का एक पत्थर,
विद दिस फेथ, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। इस विश्वास के साथ कि किसी न किसी दिन ये सिचुएशन तो बदलेगा, साथ ही साथ कि मेरे 4 बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहेंगे जहाँ पर उनको स्किन के कलर से नहीं बल्कि उनको कैरेक्टर के कंटेंट से जाना जाएगा, जहाँ पर छोटे छोटे काले लड़के और लड़कियाँ छोटे छोटे गोरे लड़के और लड़कियों के साथ हाथ मिलाकर चल सकेंगे, वो भी एक भाई बहन की तरह। इन सब उम्मीदों के साथ, इन सब विश्वास के साथ मैं वापस साउथ लौट कर जा रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ ही वी विल बी एबल, हम सक्षम होंगे टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, निराशा के पहाड़ से उम्मीद का एक पर्वत चीर कर निकाल लेने में सक्षम होंगे। यानी कि हमारे पास जितना ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं, हमें जो गुलाम रखा गया है, इस गुलामी का जो पहाड़ है, ये जो निराशा रूपी पहाड़ है, उस निराशा के पहाड़ से स्वतंत्रता के लिए हम एक पत्थर निकाल कर लाने में कामयाब हो जाएंगे। विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, हम लोग बदलने में सक्षम होंगे, द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स का मतलब होता है झंझनाते हुए, जैंगलिंग झंझनाते हुए, और डिस्कॉर्ड्स मतलब होता है मतभेद, यानी कि असहमति, बेसुरापन आप कह सकते हैं इसको। विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र का जो जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स हैं, जो बेसुरापन है, उस बेसुरेपन को इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के एक सुंदर से सिम्फनी में, यानी कि स्वर संगति में, संगीत में। हमारे देश में इस वक्त जो बेसुरापन है, जो असहमति है, उस असहमति को हम भाईचारे के एक सुंदर से संगीत में बदलने में कामयाब हो जाएंगे, इसी विश्वास के साथ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इस विश्वास के साथ हम लोग एक साथ काम करने में सक्षम होंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करने में सक्षम होंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करने में सक्षम होंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जाने में भी सक्षम होंगे। टू स्टैंड फॉर फ्रीडम टुगेदर, और स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़े रहने में भी सक्षम होंगे। नोविंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि एक न एक दिन हम आज़ाद होंगे। This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning. My country of thee, sweet land of liberty of thee I sing. This will be the day, ये वो दिन होगा जब when all of God's children, भगवान के सभी बच्चे will be able to sing with a new meaning, एक नए मीनिंग के साथ गा रहे होंगे, एक नए मीनिंग के साथ गाने में सक्षम होंगे। माई कंट्री, मेरे देश, टिश ऑफ दी, इट इज़ यू, टिश ऑफ दी का मतलब होगा इट इज़ यू, THEE, ये यू है। ओल्ड इंग्लिश में यू को दी पढ़ा जाता था। माई कंट्री, टिश ऑफ दी, इट इज़ यू, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है अमेरिका का। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, यानी कि आज़ादी का एक स्वीट लैंड, एक प्यारा सा स्थान है। ऑफ दी आई सिंग, ऑफ दी मतलब यू, ऑफ दी मैं तुम्हारे बारे में, आई सिंग मैं गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डैड, जहाँ पर हमारे पूर्वज, हमारे फादर्स ने इस देश को बनाने के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष किया। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, ये वो जगह है जो पिलग्रिम्स के लिए एक गर्व का स्थान है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, सभी पहाड़ी ढलानों से, लेट फ्रीडम रिंग, स्वतंत्रता को गूंजने दो।
दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ये वो दिन होगा जब ईश्वर के सभी बच्चे विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग, एक नए मीनिंग के साथ गाने में सक्षम होंगे। माई कॉन्ट्रेट इज ऑफ द, यानी कि अभी तक गाते थे गोरे लोग और काले लोग तो आज़ाद है ही नहीं, तो वो क्या गाएंगे। तो अब काले लोग गोरे लोग सब लोग मिलजुल कर एक साथ गाएंगे, माई कॉन्ट्रेट इज ऑफ दी, मेरे देश तुम ही हो जो स्वतंत्रता का एक शानदार सा, स्वतंत्रता की एक प्यारी सी धरती है। ऑफ दी आई सिंग, और तुम्हारे बारे में मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डैड, तुम वो जगह हो जहाँ पर मेरे पूर्वजों ने अपनी जान दे दी। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, तुम वो जगह हो जो पिलग्रिम्स के लिए गर्व का स्थान होता है। पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, यानी कि जो रिलीजियस प्लेसेज को, होली प्लेसेज को, पवित्र स्थानों को देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनको कहते हैं पिलग्रिम। तो पिलग्रिम्स प्राइड फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, और माउंटेन साइड मतलब होगा पहाड़ी ढलान, सभी पहाड़ी ढलानों से स्वतंत्रता को गूंजने दो। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू, एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, और यदि अमेरिका एक समृद्ध देश, एक महान देश बनना चाहता है, तो दिस मस्ट कम ट्रू, तो इस बात को निश्चित तौर पर सत्य होना ही होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। देखिए, प्रोडिजियस मतलब होता है अति विशाल या भयंकर, और हिल टॉप्स मतलब होता है पहाड़ी की चोटियाँ। सो लेट फ्रीडम रिंग, स्वतंत्रता को गूंजने दो, फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स, अति विशाल या भयंकर विशाल पहाड़ी की चोटियों से, ऑफ न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में जो पहाड़ों की विशाल चोटियां हैं, उन चोटियों से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के जो माइटी माउंटेन्स हैं, जो विशाल पर्वत हैं, वहाँ से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेनीज ऑफ पेंसिल्वानिया, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेनीज ऑफ पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया के हाइटनिंग एलिगेनीज, बढ़ते हुए पर्वतों से, बढ़ते हुए एलिगेनीज, वैसे तो एलिगेनीज ये एक नदी है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग नदी नहीं होकर ये हाइटनिंग है, तो हाइटनिंग एलिगेनीज ये पर्वत की बात हो रही है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेनीज ऑफ पेनिसिल्वानिया, पेनिसिल्वानिया की जो बढ़ती हुई पर्वत है, उन बढ़ते हुए पर्वतों से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, स्नो कैप्ड मतलब होता है बर्फ़ से ढके हुए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज, बर्फ़ से ढके हुए चट्टानों से, ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो के बर्फ़ से ढके हुए चट्टानों से स्वतंत्रता को गूंजने दो। अब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, प्रोडिजियस हिल टॉप्स ये कहाँ से हैं जुड़ा हुआ? न्यू हैम्पशायर से। आगे माइटी माउंटेन्स न्यूयॉर्क, हाइटनिंग एलिगेनीज पेनिसिल्वानिया, स्नो कैप्ड रॉकीज कोलोराडो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कर्वेशियस पिक्स मतलब होता है सुडोल या आप गोल मटोल कह सकते हैं। तो कर्वेशियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के जो कर्वेशियस पिक्स हैं, सुडोल पीक हैं, चोटियां हैं, वहाँ से स्वतंत्रता को गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जॉर्जिया के स्टेन माउंटेन से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी के लुकआउट माउंटेन से स्वतंत्रता को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी के जितने भी हिल हैं, पहाड़ियाँ हैं, और जितने भी मोल हिल है, मोल हिल मतलब होता है जब वो
चूहे जैसे जीव, शायद छछूंदर उसको कहते हैं, वो जब मिट्टी वगैरह को खोद कर ढेर लगा देता है तो उसको कहते हैं मोल हिल। तो जितने मिसिसिपी के जितने भी हिल और मोल हिल हैं उन सब पे स्वतंत्रता को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, सभी पहाड़ी ढलानों से स्वतंत्रता को गूंजने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, व्हेन वी विल लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम स्वतंत्रता को गूंजने देते हैं। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, जब हम इसे सभी गांव से, विलेज एंड हैमलेट मतलब होते हैं छोटे छोटे गांव या उपग्राम, जब हम इसे सभी गांवों से और सभी उपग्राम से गूंजने देंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, सभी शहर से और सभी राज्यों से। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, तो हम उस दिन को तेज़ी से पाने में सक्षम होंगे। वी विल बी एबल, हम लोग सक्षम होंगे, टू स्पीड अप दैट डे, उस दिन तक जल्दी से पहुंचने में। व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब ईश्वर के सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, काले लोग और गोरे लोग, ज्यूज एंड जेंटाइल्स, ज्यूज एंड जेंटाइल्स मतलब होगा, ज्यूज बोलते हैं यहूदी को, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट ये भी एक धर्म है, एंड कैथोलिक्स जो कट्टर ईसाई हैं। तो ईसाई और नॉन ईसाई आप इसे कह सकते हैं। तो सभी ज्यूज, सभी यहूदी और गैर यहूदी, सभी प्रोटेस्टेंट्स और सभी कैथोलिक्स, इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम सभी व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम स्वतंत्रता को गूंजने देते हैं। फ्रॉम व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज, जब हम इसे सभी गांव से गूंजने देते हैं। एंड एवरी हैमलेट, सभी उपग्राम से गूंजने देते हैं। फ्रॉम एवरी स्टेट, सभी राज्यों से। एंड फ्रॉम एवरी सिटी, और सभी शहरों से। वी विल बी एबल टू स्पीड अप, स्पीड अप मतलब होता है गति बढ़ाकर तेज कर देना। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, हम उस दिन तक जल्दी से पहुंचने में कामयाब होंगे। व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब ईश्वर के सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, काले लोग और गोरे लोग, ज्यूज एंड जेंटाइल्स, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट और कट्टर ईसाई, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, एक साथ हाथ मिलाने में सक्षम होंगे। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल के वर्ड को एक साथ गाने में सक्षम होंगे। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, अंततः हम आज़ाद हुए, अंततः हम आज़ाद हुए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी आर फ्री एट लास्ट, हम अंततः आज़ाद हुए। अंत में एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम सभी गांव से, सभी उपग्राम से, सभी शहर से, सभी राज्यों से स्वतंत्रता को गूंजने देंगे तो हम उस दिन तक जल्दी से पहुंच जाएंगे जब ईश्वर के सभी बच्चे एक साथ मिलकर गा रहे होंगे। चाहे वो काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो ज्यूज़ हो, चाहे वो जेंटाइल्स हो यानी कि यहूदी हो, गैर यहूदी हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई एक साथ मिलकर निग्रो के जो ओल्ड स्पिरिचुअल वर्ड्स हैं उन सब को एक साथ गा रहे होंगे। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, अंततः हम आज़ाद हुए, अंततः हम आज़ाद हुए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अंततः हम आज़ाद हुए। और बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर आपका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समाप्त होता है। और अब आप इस वर्ड मीनिंग को नोट करके 1 से 2 बार और भी वीडियो को देखें ताकि क्लियरिटी में कोई कमी ना रहे। बाकी आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहें।